मैंने ना हमेशा सारे शार्क्स को ना इन्फ्लुएंसर से सिर्फ और सिर्फ जलते ही देखा है। 1 करोड़ तो आप 1 घंटे में कमा लेते हो, यहाँ क्या कर रहे हो 1 करोड़ लेके? नहीं जाती हूँ। ये सारा कंटेंट तो फ्री में मिल रहा है। अगर तुम लोग एक पैटर्न को नोटिस करोगे ना, तो जितने भी इन्फ्लुएंसर शार्क टैंक के अंदर जाते हैं ना, मोस्टली इन्फ्लुएंसर सिर्फ और सिर्फ गाली सुन के आते हैं। जब आओगे सीधा जेल जाओगे। I think you should leave. I won't even say good luck, but I'm out. Thank you so much, Chandra. अच्छा मनोज, I'm out. Thank you so much, Chandra. मनोज, Okay जी, I'm out. thank you so much. और हाँ, मैं ये चीज मानता हूँ कि काफी सारे इन्फ्लुएंसर का बिजनेस एक्चुअल में गाली खाने लायक होता भी है, बट इतना भी बुरा बिजनेस नहीं होता कि उनको लिटरली नेशनल टेलीविजन के ऊपर जलील ही कर दिया जाए। और देख के इसका सबसे बड़ा रीजन ये लगता है कि भैया शार्क्स को इन्फ्लुएंसर से जलन बहुत होती है। बट अगर तुम्हें एक्चुअल रियलिटी बताऊं तो इससे एकदम ऑपोजिट और कुछ हो रही है। ये शार्क्स अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि भैया हम लोग क्रिएटर लेड बिजनेस को छोड़ के फाउंडर लेड बिजनेस के ऊपर जाएंगे, और उनकी तरफ से तो वो लोग सही डिसीजन ले रहे हैं, पर एक्चुअल में वो डिसीजन उनके लिए उल्टे पड़ने वाले हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर तुम लोगों को शार्क टैंक देखना है तो तुम्हें जाके सोनी लिव के ऊपर देखना चाहिए। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं कंटेंट पीसेस के ऊपर बात कर रहे हैं जो यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। बट अगर तुम लोग सारे के सारे कंटेंट पीसेस देखना चाहते हो तो तुम लोग सोनी लिव के ऊपर जा सकते हो। बट आगे बढ़ने से पहले एक चीज अपने दिमाग में बहुत क्लियर कर लो, जिससे तुम्हें आगे की वीडियो ना थोड़ी जल्दी समझ आएगी। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के लिए ये चीज मान के चलो कि हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे शार्क्स बूमर है, इसलिए जब भी कोई भी क्रिएटर्स अपने नंबर बता रहे होते हैं, इनके सवाल सुनो एक बार। A2 मोटिवेशन चैनल सर, 14 मिलियन सर। आपने इसमें कुछ मार्केटिंग करके ये सब्सक्राइबर बनाए या ऑर्गेनिकली बने सर? ऑर्गेनिकली है सर। इधर इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भैया 14 मिलियन सब्सक्राइबर आप लोगों ने मार्केटिंग से करे या फिर ऑर्गेनिक है। और अगर तुम लोगों को नहीं पता, लेट मी टेल यू कि भैया ऑर्गेनिकली ही हो सकता है, ये मार्केटिंग से 14 मिलियन सब्सक्राइबर हो ही नहीं सकते। कोई कितनी भी बड़ी कंपनी बोले 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऐड चला के आप लोग नहीं ला सकते until unless आपने फेक डाले हो। और अगर तुम्हें एग्जांपल के अंदर सोनी कंपनी बताओ ना, सोनी जो कैमरास बनाती है अपनी, इतनी बड़ी कंपनी फुल पैसा स्पेंड करती है एड्स के ऊपर, फुल ज्यादा पेड मार्केटिंग करती है, उसके बाद भी इनके 2 या 3 लाख सब्सक्राइबर्स है। और ये भी तब जब ये अपने चैनल के ऊपर ट्यूटोरियल वीडियोस भी डालते हैं कि कैमरा यूज कैसे करना है। तो एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले टेक्निकली ऐसे क्वेश्चन पूछा जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। ये क्वेश्चन लिटरली वैसे ही है कि भैया कोई बंदा आके बोले कि यार मैं ना प्रोफेशनली पायलट हूँ, और जो सामने वाला बंदा है वो पूछ रहा है कि भैया आप लोग जहाज उड़ाते हो या फिर ऐसे तेज तेज हाथ करते हो और उड़ पड़ते हो। और क्योंकि शार्क्स को सोशल मीडिया या फिर एल्गोरिथम के बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इनकी बेइज्जती करेंगे। मैं काफी टाइम से सोशल मीडिया के ऊपर हूँ, मेरे को एल्गोरिथम के बारे में ज्यादा पता है। ये लोग काफी टाइम से बिजनेस के अंदर है, इनको बिजनेस के बारे में मेरे से 1000 गुना ज्यादा पता है। बट फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि हम लोग इनकी स्किल्स की रिस्पेक्ट करते हैं और ये लोग हमारी स्किल्स की रिस्पेक्ट उतनी नहीं करते हैं। एक बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि आपका ना क्लाइंट पैसा नहीं देता है, और अगर आप लोग ज्यादा बार मांग लोगे तो लगता है कि भैया क्लाइंट का रिलेशन खराब ना हो जाए या फिर क्लाइंट को बुरा ना लग जाए। और इस चीज का मैंने एक बहुत ही क्रेजी एस्केप ढूंढ लिया। मैंने रिसेंटली ना इनवॉइसिंग बनाना ओडू से शुरू किया है, क्योंकि ये जीएसटी कंप्लायंट भी, आप लोग अपने लोगोस भी ऐड कर सकते हो, इनवॉइस के फॉर्मेट को कस्टमाइज भी कर सकते हो। और जैसे कोई भी इनवॉइस जनरेट होता है तो क्लाइंट के पास डायरेक्टली मेल या व्हाट्सएप चला जाता है, और उस इनवॉइस के अंदर ना एक पेमेंट लिंक भी होता है जिससे क्लाइंट ना डायरेक्टली ओपन करके पे कर सकते हैं। और अगर किसी भी रीजन से क्लाइंट पे नहीं कर रहा है तो आप लोग ओडू के अंदर जाके लेट और टोटल पेमेंट का ट्रैक तो रख ही सकते हो, बट ओडू ना आपके बिहाफ पे क्लाइंट को फॉलोअप्स भी भेजना शुरू कर देगा, जिससे ना मुझे क्लाइंट के साथ वो ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन नहीं करनी पड़ती। और जैसे ही क्लाइंट पेमेंट करता है वो रियल टाइम डैशबोर्ड के अंदर अपडेट हो जाती है, जिससे मेरा तो पेमेंट प्रोसेस इतना ज्यादा स्मूथ हो गया ना, तुम लोग पूछो मत। और अगर तुम लोग इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो इसके अंदर मल्टीपल करेंसीज का भी सपोर्ट है, पूरा अकाउंटिंग और इनवॉइसिंग ना एकदम स्मूथ हो गई है। और इसके साथ साथ ओडू के पास एचआर, इनवॉइसिंग, ई कॉमर्स जैसी काफी सारी एप्स है, जिसके अंदर से ना ओडू की पहली ऐप लाइफ टाइम तक फ्री है, वो भी अनलिमिटेड होस्टिंग और कस्टमर सपोर्ट के साथ। और बाकी सारी की सारी एप्स को आप लोग सिर्फ 580 रुपए के अंदर यूज कर सकते हो। तो तुम लोग भी प्रोफेशनली इनवॉइस बनाओ, क्लाइंट का ट्रस्ट गेन करो और अपने पूरे बिजनेस को थोड़ा स्मूथ बनाओ, और पेमेंट के झंझट से हटके ना सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को ग्रो करने पे ध्यान दो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। और अभी हम लोग टॉपिक के ऊपर वापस चलते हैं। जैसे कोई भी क्रिएटर इनके पास पिच करने चला जाता है ना, इनको हमारे चैनल्स को देख के ना क्यूरियोसिटी बहुत होती है। इनको लगता है यार एक नई फील्ड है, थोड़ा सा जान लेता हूँ कितना पैसे कमा रहा है। टू इनोवेशन में कितना कमा रहे हो आप महीने का? A2 मोटिवेशन पे दैट डिपेंड्स, पर फिर भी एवरेज बता दो यार। कितनी इनकम होती है ये इन्फ्लुएंसिंग से? सर अप्रोक्सीमेटली 5 लाख। 0.7 मिलियन पे आप कितना अर्न करते हैं? कितना अर्न करते हैं? मैम मेरी बीवी मारेगी मेरे को। अगर कोई बंदा बताने में कंफर्टेबल नहीं भी होता ना, वो बंदा कहता है यार मैं तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट लेने ही नहीं आया चैनल के लिए, मेरे बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करो ना भैया। उसके नंबर याद करके आए तो इसको जबरदस्ती फोर्स करते कि ना बता हमें क्या चल रहा है। मंथली यूनिक व्यूज कितने हैं यूट्यूब पे? सर हम ना बिजनेस के नंबर में घुस के आए थे, उसके नंबर में घुस के नंबर याद नहीं है सर, मुझे नहीं पता था यहाँ पे वो बातें होंगी। और जब भी क्रिएटर्स आगे बताते हैं ना कि इनके एक्चुअल में सब्सक्राइबर्स कितने हैं, इनके होश उड़ जाते हैं। के फॉलोअर कितने हैं? 1 मिलियन इंस्टाग्राम पे है What? जी सर। यूट्यूब पे 9.5 मिलियन के ऊपर है, इंस्टाग्राम पे 3.7 मिलियन के ऊपर है।
वाओ। हमारा इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर 30 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर का नेटवर्क है। 30 लाख 3 मिलियन। एंड एज अ क्रिएटर में अगर तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो अगर किसी की 2 या 3 मिलियन सब्सक्राइबर है तो उसने जिंदगी में आज तक कुछ भी नहीं उखाड़ा। हाँ, आप लोग टॉप 5 टॉप 10 के अंदर आ गए होगे, आप लोग खुद को भगवान मानते होगे, पर एक्चुअल के अंदर ग्राउंड रियलिटी में एज अ क्रिएटर आई अंडरस्टैंड कि भैया 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर कुछ नहीं होते हैं, बट एक्चुअल में शार्क्स के लिए नंबर बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और उसका ना रीजन समझो, ये ना बोट का इंस्टाग्राम पेज है और इसके ऊपर 1 मिलियन से भी ज्यादा फेक फॉलोवर्स है। अभी मैं फॉलोवर्स को फेक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका एंगेजमेंट रेट बहुत ज्यादा कम है। तुम लोग मान के चलो कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट के 10 या 11 लाख फॉलोवर्स हैं। अभी अगर वो लोग किसी भी प्रोडक्ट की या फिर अपने कोई भी चीज की फोटो डाल रहे हैं तो उसके ऊपर क्या एंगेजमेंट आएगी? 80,000 लाइक आ जाएंगे, 50,000 आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे, 5,000 आ जाएंगे। इनके एवरेज लाइक है 300 से लेके 400 के बीच में। 10 या 11 लाख फॉलोवर्स है और 400 लाइक आ रहे हैं। हाँ, इनके कुछ कुछ पोस्ट के ऊपर 30 या 50,000 लाइक्स भी आ रहे हैं, पर ये वही पोस्ट है जिनको या तो बूस्ट किया गया है या फिर किसी और क्रिएटर के साथ कोलैब करके डाली गई है, जिसके अकॉर्डिंग इनका एंगेजमेंट रेट लिटरली 0.04% है। अगर आपने फेक फॉलोवर्स नहीं डाले तो इतना कम एंगेजमेंट रेट आ ही नहीं सकता है। और ये एंगेजमेंट रेट भी इनका तब आ रहा है जब ये प्रोडक्शन वैल्यू के अंदर बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। मैंने जितना अपने चैनल के ऊपर 3 साल के अंदर स्पेंड किया होगा ना, बोट वाले उतना 1 महीने में स्पेंड कर देते हैं। स्टिल इनका पेज ऑर्गेनिकली कभी भी ग्रो नहीं हो पाता। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अमन गुप्ता ही कंपनी ऐसी, शादी.com को देख लो, इनके फॉलोवर्स 2,20,000 के आसपास है और इनकी वीडियोस के ऊपर जो एवरेज लाइक आ रखी है वो आ रखी है 100 से भी कम। लिटरली 100 लाइक्स भी नहीं है इनकी वीडियो के ऊपर। प्रॉपर क्रिएटर्स हायर कर रखे हैं इन्होंने जो इनके अकाउंट के लिए वीडियोस बनाते हैं, उसके ऊपर 68 लाइक्स है। एंड जब ये ब्रांड पेजेस के ऊपर इतना पैसा खर्चा जाता है, क्रिएटर्स को हायर किया जाता है, हाई प्रोडक्शन वीडियो शूट्स किए जाते हैं, और उसके बाद भी जब इनके पास फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स नहीं आते ना तो इनको डिसअपॉइंटमेंट बहुत होती है। फिर इनको आना पड़ता है हमारे जैसे क्रिएटर्स के पास जिनके ऑर्गेनिक नंबर ऑफ व्यूज डिसेंट मूड आ रहे हैं और हम लोग उसके बदले इनको पैसा चार्ज करते हैं। और यही चीज ना इनके बिजनेस का वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर आप लोग ऑनलाइन काम कर रहे हो, ई कॉमर्स में कर रहे हो, तो भैया आप लोग 30 से 40% मेटा एड्स को देते हो। बोट जैसी भी जो कंपनी है वो अपने रेवेन्यू का कम से कम 25% मार्केटिंग के अंदर स्पेंड करती है, जिसके अंदर वो गूगल को पैसा दे रही है, फेसबुक को पैसा दे रही है और हमारे जैसे क्रिएटर्स को भी पैसा दे रही है। और यही पार्ट को वो स्किप करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भैया हम लोग अपनी ऑडियंस को खुद से बिल्ड कर लें और हम लोगों को क्रिएटर्स को पैसे ना देने पड़े और हम लोग अपनी ऑडियंस को खुद ही से वीडियो दिखाते रहे। पर प्रैक्टिकली ये चीजें पॉसिबल हो नहीं पाती है। और क्यों नहीं हो पाती है? इसीलिए नहीं हो पाती है क्योंकि उनको लगता है कि भैया जितनी हाई प्रोडक्शन होगी उतने ज्यादा सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स आएंगे। पर रियलिटी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं होता। पूरा का पूरा सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर वर्क करते हैं और वो है एल्गोरिथम। और वो एल्गोरिथम अनफॉर्चुनेटली जो भी आदमी क्रैक करता है वो सिर्फ खुद का ही काम करता है, फिर वो किसी और के लिए काम नहीं करता। और फिर ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं फिर इनको फेक फॉलोवर्स डालने पड़ते हैं जिससे खुद के पेज को बड़ा दिखा सके। क्योंकि अगर मैं बोलूं यार बोट तो बहुत बड़ी कंपनी है और उसके इंस्टा पे जाके फॉलोवर्स देखो तो 10,000 भी ना मिले, फिर तुम लोग बोलोगे ना यार कहाँ की बड़ी कंपनी है बोट, 10,000 फॉलोवर्स भी नहीं है इनके। तो फिर इनको मिलियंस में फॉलोवर्स करवाने पड़ते हैं, चाहे अभी वो एड चला के करवाने पड़े, चाहे वो बूस्ट करना पड़े, चाहे वो फेक डालने पड़े। एजेंडा है कि नंबर दिखने चाहिए। और अभी तुम में से कुछ लोग बोलेंगे कि भैया शार्क्स के भी तो मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। ऐसा थोड़ी है कि भैया शार्क्स को नंबर्स ऑफ फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है। बट अगर तुम लोग टेक्निकली देखोगे ना तो शार्क्स के ऊपर जितने नंबर ऑफ व्यूज आते हैं ना, लोग उनको उतना फॉलो नहीं करते। और वो भी तब जब शार्क्स कंटेंट बनाते आ रहे हैं। और ये पिछले 5 साल से शार्क टैंक करते आ रहे हैं। जो इनके 1 या 2 मिलियन फॉलोवर्स हुए हैं वो इनको इतने लेवल ऑफ एक्सपोजर मिलने के बाद हुआ है। 5 सीजन हो चुके हैं शार्क टैंक के लिटरली। वो शार्क टैंक टीवी के ऊपर आता है, OTT ऐप के ऊपर आता है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर प्रमोट किया जाता है। इनको कपिल शर्मा शो के ऊपर बुलाया गया, इनको KBC के अंदर बुलाया गया। उसके बाद भी 6 साल हो चुके हैं शार्क टैंक लॉन्च हुए। आज की डेट में भी 1.5 से 2 मिलियन फॉलोवर्स। और ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर कंटेंट भी बनाया जाता है, उसके बाद भी सिर्फ 2 मिलियन फॉलोवर्स। और एक कंटेंट क्रिएटर जीरो से शुरू करता है बिना बैकअप के और 1 साल में 2 मिलियन से पार चला जाता है। और ये चीज एक्चुअल में फाउंडर्स ने भी रियलाइज कर लिया कि इनके अकाउंट भी एक लेवल के ऊपर जाके स्टक हो चुके हैं। तो जब भी कोई भी क्रिएटर लेड ब्रांड शार्क टैंक के अंदर जाता है तो ये उसकी बेइज्जती करके उसको भगा देते हैं, क्योंकि इनको क्रिएटर लेड ब्रांड नहीं चाहिए, इनको क्रिएटर चाहिए। जिनको समझ नहीं आया आगे एक्सप्लेन करूंगा, पर सबसे पहले ये समझो कि फ्लाइंग बीस्ट का बिजनेस बढ़िया था, उसके बाद भी उसको सुना के निकाल दिया गया। A2 मोटिवेशन के साथ भी सेम किया, उसकी बेइज्जती करी गई और भगा दिया गया। ऑल्दो उसका बिजनेस एवरेज था। या फिर बाकी जितने भी क्रिएटर्स थे जिनकी बेइज्जती करके भगा दिया गया इस अंकल को छोड़ के, उन सभी के बीच में ना एक चीज कॉमन थी कि वो अपने बिजनेस को अलग से ट्रीट करते थे और अपने कंटेंट क्रिएशन को एक अलग से ट्रीट करते थे। वो क्या करते थे कि उनके पास एक सोशल मीडिया अकाउंट था, उसके दम पे एक नया बिजनेस बनाते थे और उस बिजनेस के लिए फंडिंग लेने चले जाते थे। और फिर शार्क्स को होती थी जलन
प्लान की भैया इस बंदे के पास ऑलरेडी एक बैकअप है, अगर कल को इसका बिजनेस नहीं चलता है तो ये अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी के ऊपर दोबारा शिफ्ट हो जाएगा। तो जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जिसने अपना 100% इन्वेस्ट नहीं कर रखा, एक तो उस बिजनेस पे हम क्यों इन्वेस्ट करें, और दूसरा क्रिएटर लेड ब्रांड का फायदा ही कैसे होगा अगर वो पूरा क्रिएटर का जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो उस कंपनी के अंडर आ नहीं रहा। तो शार्क टैंक में एक बिजनेस आया था जिनके 3 मिलियन फॉलोवर्स थे, और उसको देख के ना शार्क्स इंप्रेस बहुत हो रहे थे कि भैया आप लोग अपने सोशल मीडिया से मार्केटिंग करते हो। उसको देख के पता है कि खुश हुआ जा रहा था, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया अकाउंट था वो उनकी कंपनी के अंडर ही था। ये लोग ऑर्गेनिक कंटेंट को क्रिएट करते थे, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करते थे और उसके बाद जाके सेल्स जनरेट करते थे, जिसकी वजह से होता क्या है, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। अगर किसी शार्क ने 1 करोड़ रुपए देके किसी कंपनी के 10% एक्वायर किए तो उसने सिर्फ और सिर्फ कंपनी के 10% एक्वायर नहीं किए, उसने उस सोशल मीडिया अकाउंट की भी 10% एक्वायर कर लिए। और यही चीज हमेशा शार्क्स की प्रायोरिटी रहती है कि भैया अगर कोई क्रिएटर लेड ब्रांड आ रहा है तो उसका क्रिएटर अकाउंट भी हमें चाहिए। एंड क्रिएटर्स की हमेशा ये प्रायोरिटी रहती है कि भैया अगर क्रिएटर लेड ब्रांड लेके जा रहे हैं तो क्रिएटिव चैनल को अलग रखेंगे, और यही आपस का क्लैश सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। और यहाँ तक अगर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो भी रही होती तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता, पर एक्चुअल में प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही है, क्योंकि शार्क्स ने कभी खुद से नंबर जनरेट नहीं किए तो उनको एक्चुअल में नंबर की उतनी वैल्यू नहीं पता। उनकी नजर में नंबर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है पर उनकी एक्चुअल में उतनी वैल्यू नहीं है, इसलिए वो किसी भी स्टार्टअप को 50-50 करोड़ की वैल्यूएशन दे देते हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इमामी की। अभी मैं इस वीडियो में आगे जिस भी ब्रांड की बात करने वाला हूँ मैं उनको डिफेम नहीं करना चाहता, मैं बस उनके बिजनेस के ऊपर अपना एक ओपिनियन रख रहा हूँ, लोगों से चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, और मेरा एजेंडा तुम्हें हार्म करने का 0%। ठीक है, शुरू करें। इस साल शार्क टैंक के अंदर एक ब्रांड आता है नेम कॉल्ड इमामी। ये ब्रांड क्या करता है, ये ब्रांड अपने आप में एक यूट्यूब चैनल है और ये लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं एनिमेशन के अंदर और सिर्फ किड्स के लिए। अगर इनकी ग्रोथ बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ 7 महीने के अंदर अंदर इन्होंने 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर जनरेट करे हैं, जिसके साथ साथ इन्होंने 70 लाख रुपए का रेवेन्यू भी जनरेट किया है। बट ये लोग खुद को प्री रेवेन्यू ट्रीट कर रहे थे क्योंकि 70 लाख से ज्यादा के इन्होंने वो कंटेंट क्रिएट करने में और कंपनी को मेंटेन करने में खर्चा कर दिया, क्योंकि एनिमेशन बनाने में थोड़ी ज्यादा कॉस्ट आती है एज कम्पेयर टू दिस सेटअप। और इनका एक्चुअल में विजन ये नहीं है कि इनको सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब चैनल बन के रहना है, इन्होंने 3 कैरेक्टर्स बना रखे हैं और ये लोग चाहते हैं कि और ज्यादा कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करें और खुद का एक डिज्नी वर्ल्ड टाइप वर्ल्ड बनाए, जिसके अंदर उनके कैरेक्टर्स होंगे, उनके टॉयज होंगे, उनकी मूवीज होगी और उसके पूरी चीज को मोनेटाइज किया जाएगा। सुनने में अच्छा लग रहा है, यहाँ तक क्रेजी लग रहा है, आगे चलते हैं। ये जो फाउंडर्स है ये ऑलरेडी काफी ज्यादा स्किल्ड फाउंडर्स है, इन्होंने ऑलरेडी मार्केटिंग एजेंसीज रन कर रखी है। इवन जब बोट कंपनी बनाई जा रही थी और अपने एकदम इनिशियल डेज के अंदर थी, उस टाइम पे अमन गुप्ता की हेल्प करी थी इन्हीं फाउंडर्स ने बोट का नैरेटिव सेट करने के लिए। दैट मींस यहाँ से देख के पता चलता है कि इनके पास सोशल मीडिया की नॉलेज भी है। यहाँ तक भी सुनने में अच्छा लग रहा है। अभी आगे प्रॉब्लम के ऊपर चलो। 1.5 मिलियन इनके सब्सक्राइबर थे, अभी तक इन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ लॉस के अंदर ऑपरेट कर रहे थे और इनको वैल्यूएशन मिलती है 50 करोड़ रुपए की। अभी 50 करोड़ की वैल्यूएशन क्यों मिली, इसको डिकोड करके देखते हैं। पहला पॉइंट, क्योंकि इनके पास एक विजन बहुत अच्छा था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब चैनल बन के नहीं रहना चाहते थे, ये लोग एक्सपेंड करना चाहते थे। तो यार अगर इसी लॉजिक से देखें तो मेरे चैनल की वैल्यू भी 50 करोड़ होनी चाहिए और इनके तो 10 मिलियन व्यूज आते हैं, मेरे तो 20 मिलियन से भी ज्यादा आते हैं, मेरे तो 100 करोड़ की वैल्यूएशन होनी चाहिए। एक्चुअल में अगर सच बताऊं ना तो भैया एकदम ब्लाइंड बैठती है और सिर्फ नंबर्स को देख के लिया गया, क्योंकि डिज्नी वर्ल्ड के एग्जांपल्स लेके उसके आसपास भी घूमना एक बहुत ही वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन है जो पॉसिबल भी नहीं है। और उसके ना 2 बहुत बड़े रीजन है, दोनों समझो। सबसे पहला, ये जो कंटेंट बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों को टारगेट करते हुए बना रहे हैं और YouTube बच्चों के कंटेंट के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। YouTube 50 से 70% एड्स को आपके चैनल के ऊपर आने से ब्लॉक कर देगा और जो एड्स लाइव भी जाएंगे वो भी कन्वर्जन एड्स नहीं होंगे। आप लोग उसके ऊपर क्लिक करके किसी भी लिंक के ऊपर रीडायरेक्ट नहीं हो सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग एड्स होंगी, जिससे होता क्या कि जो भी पैसा दिया जाता है ना चैनल्स को बहुत ज्यादा कम हो जाता है। दूसरा, दूर से देख के एक बार लगता है कि भैया इनके हर महीने 10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, बट अगर एक्चुअल में डीप डाइव करके देखोगे तो भैया सिर्फ 1 मिलियन लॉन्ग वीडियो पे आ रहे हैं और 9 मिलियन से भी ज्यादा आ रहे हैं इनके शॉर्ट वीडियोस के ऊपर। और शॉर्ट वीडियोस के ऊपर बिजनेस कैटेगरी में कितना पैसा मिलता है 9 मिलियन के ऊपर, ये देख लो। और इनका है किड्स चैनल जिसके ऊपर और कम पैसा बन रहा होगा। तीसरा, जो किसी भी चैनल के लिए पैसा कमाने का तरीका होता है वो होती है स्पॉन्सरशिप, पर इनको स्पॉन्सरशिप भी बहुत ज्यादा कम और लिमिटेड मिलती है, क्योंकि एक तो भैया बच्चे देख रहे हैं आपको, आपके पास स्पेंडिंग पावर तो ज्यादा है नहीं, और दूसरा यूट्यूब किड्स चैनल को ना प्रोटेक्ट करके बहुत रखता है, ना ही इनके पास डिस्क्रिप्शन होता, ना ही कोई कमेंट सेक्शन होता, तो आप लोग किसी भी तरह का लिंक पेस्ट कर ही नहीं सकते हो। अगर मैं किसी किड्स चैनल वाले क्रिएटर को पकड़ूं और मैं बोलूं कि भैया मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दे, मैं बच्चों के खिलौने बनाता हूं, तो वो यही मार्केट कर सकते हैं कि भैया अमेज़न में मिलता जाके ले लो, वो कोई भी लिंक नहीं दे सकता, जिससे कन्वर्जन्स बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएंगे। जिस तरह का ये एक बिजनेस मॉडल चला रहे हैं, इसको एट द एंड ये लोग प्रॉफिटेबल डेफिनेटली कर सकते हैं। इन फ्यूचर ये लोग प्रॉफिट बनाना भी शुरू कर देंगे अपने चैनल के अंदर, पर इसकी 50 करोड़ की वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना आई एम नॉट श्योर कि भैया कैसे होगा। और अभी तुम में से कुछ लोग मुझे बोलोगे कि मेरी सोच छोटी है, क्योंकि ये लोग तो अपनी खुद की पूरी दुनिया बनाने का प्लान कर रहे हैं और मैं इनको जज कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इनके यूट्यूब के दम पे। तो मैं यूट्यूब के दम पे सिर्फ इसलिए जज कर रहा हूँ क्योंकि फेसबुक पे इनकी प्रेजेंस है नहीं, इंस्टाग्राम के ऊपर इनके ज्यादा फॉलोअर्स है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये वायरल जा रहे हैं यूट्यूब के अंदर। और यूट्यूब इस टाइप के कंटेंट को
ज्यादा सपोर्ट करता नहीं है। और अगर आप लोग सही में एक आईपी बनाना चाहते हो, आप लोग सही में सुपरस्टार्स बनाना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। कंटेंट किंग नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन किंग होता है। आपने बचपन में कितने कार्टून देखे, कितने देखा होगा, शिनचैन, डोरेमोन, सारे के सारे कहाँ देखे, टीवी के ऊपर देखे। आज की डेट में टीवी से मोबाइल पे बच्चे शिफ्ट डेफिनेटली हो रहे हैं। बट जब कोई भी कंटेंट को टीवी के ऊपर देखा जाता तो 5 या 6 ऑप्शन होते थे एड में, और उसी के ऊपर बच्चे रिपीट करते रहते थे और किसी भी पर्टिकुलर कार्टून के फैन बन जाते थे। उसके बाद उसके ज्योमेट्री बॉक्स लेते थे, गेम्स लेते थे, कॉस्ट्यूम्स लेते थे और वहां पे मार्जिन बनते थे। अभी क्या हो रहा है, आप लोग एक भीड़ के अंदर खो चुके हैं। ऐसे हजारों लोग प्लेटफॉर्म पे, किसी भी आईपी का कट्टरपन बन ही नहीं पा रहा अगर वो टीवी के ऊपर नहीं आता है। तो जो इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स थे कि भैया इनको खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना है या फिर इनको खुद का वर्ल्ड बनाना है, वो चीजें काफी कम पॉसिबल है। और उसके पीछे ना प्रॉपर यूनिट इकोनॉमिक्स है। अगर आज की डेट में मैं एक छोटा सा कमरा बनाता हूँ जिसके अंदर सारे के सारे शिनचैन के टॉयज है, तो बहुत हाई चांसेस है कि भैया जो नए ताजे बच्चे निकले वो शिनचैन को जानते हो, क्योंकि आज की डेट में वो टीवी के ऊपर चलता रहता है। और ज्यादातर बच्चे आज की डेट में मोबाइल को नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ टीवी को ही देखते हैं। पर दूसरी जगह अगर मैं सेम चीज इमामी की खोलूंगा तो आपके कैरेक्टर्स को भी ज्यादा बच्चे नहीं जानते होंगे। मान लिया कि आपके 10 मिलियन कॉन्स्टेंट व्यूज आ जाते हैं हर महीने, उसके अंदर से आपके एक्टिव व्यूवर्स कितने होंगे? 2 लाख होंगे, 3 लाख होंगे। अभी वो 3 लाख बच्चे ना पूरे के पूरे इंडिया के अंदर डिवाइड होने वाले हैं। जिससे अगर आप लोग ये इमेजिन कर रहे हो कि आप दिल्ली जैसे शहर के अंदर कोई भी अपना प्लेस खोल लोगे जिसके अंदर बच्चे आके खेलेंगे आपके टॉयज से, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि सिर्फ दिल्ली के अंदर आपको इतने बच्चे जानते हो कि वो आपके पास आते रहे और आप लोग वहां के किसी मॉल का रेंट भी अफोर्ड कर पाओ, ये चीजें बहुत ज्यादा इनप्रैक्टिकल है आज की डेट में। और कल को आप लोग बहुत ज्यादा बड़े होंगे, इसके भी बहुत रेयर चांस होते हैं, क्योंकि ओपन मार्केट है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है और आपके पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है। आप लोग एल्गोरिथम के ऊपर डिपेंडेड हो, आपको पूरा का पूरा धंधा एक एल्गोरिथम के ऊपर डिपेंडेड है। और अभी तुम में से कुछ लोग बोलेंगे कि भैया आपने खुद के टॉयज तो निकाल सकते ना, अगर 2-3 लाख बच्चे इनको कॉन्स्टेंटली हर महीने देख ही रहे हैं। तो इस पार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले बताता हूँ, एक तो होते हैं व्यूवर्स और दूसरे होते हैं फैंस। अगर 2-3 लाख लोग आपको लाइव देख रहे हैं, दैट डजंट मीन वो आपके फैन हैं। मेरे भी लॉन्ग वीडियो के ऊपर ऑलमोस्ट 6 लाख से लेके 1 मिलियन के बीच में व्यूज आ जाते हैं। मेरे 1 मिलियन फैंस थोड़ी हैं, होंगे कोई 20, 25, 30 हजार शायद। मैक्सिमम लोग तो मुझे एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं ना, या फिर कुछ सीखने के लिए देखते हैं। और मान लिया कि भैया 2-3 लाख फैंस है, आपने बोला, हमने मान लिया, तो अपने प्रोडक्ट्स को अभी बेचोगे कैसे? बच्चों के पास तो स्पेंडिंग पावर इतनी ज्यादा होती नहीं है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि अपनी वीडियो में दिखाओगे बच्चे रो के अपने माँ बाप से मांग ले, तो कैसे मांगेंगे? ना ही डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक लगा सकते हो अपनी वेबसाइट का, ना ही कमेंट सेक्शन में लगा सकते हो। दोनों चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हाँ, आपने आपकी वेबसाइट को अपने यूट्यूब चैनल के बायो के अंदर टैग कर रखा है, पर उसके अंदर ट्रैफिक देख लो कितना कम आ रहा है। फिर इन्होंने एक नया फॉर्मूला अपनाया। इन्होंने सोचा कि भैया जितने भी पेरेंट्स है ना, उनको हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब तो हमको अलाउ करता नहीं है कि भैया हम लोग कोई भी लिंक दे सके। तो अभी एक चैनल जिसके 17 लाख सब्सक्राइबर्स है, उसकी यूट्यूब कम्युनिटी में कितने लोग ज्वाइन होंगे तुम मुझे बताओ। 17 लाख सब्सक्राइबर्स है, बच्चों का कंटेंट है, रिपीट के ऊपर लोग देखते हैं, 10 मिलियन व्यूज आते हैं। 10 मिलियन व्यूज का मतलब होता है 1 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। इनके व्हाट्सएप के ऊपर कितने कम्युनिटी मेंबर्स होंगे? 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 50,000, 20,000, 10,000, 700 मेंबर्स है। लिटरली 700 मेंबर्स है। और यही 700 लोगों में से भी लोग छटेंगे जब आपके प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे तो। और मैं ये चीजें मन से बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज हुई भी है। इन्होंने 8 जनवरी को अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था और 28 जनवरी को वापस उतार लिया। ये इनका एक प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों ने रिव्यू कर रखा है। ये एक दूसरे प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों ने रिव्यू कर रखा है। और अगर कल को आप लोग एक सस्टेनेबल ब्रांड बना भी लेते हो, आपके नंबर ऑफ व्यूज ज्यादा आने भी लग जाते हैं ना, तो यूट्यूब हमेशा फ्लक्चुएट करता है। तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक एल्गोरिथम के ऊपर डिपेंड होगा। ये तो वर्स्ट स्ट्रेटजी है ना, क्योंकि क्रिएटर्स अपना ब्रांड इसलिए लॉन्च करते हैं क्योंकि वो यूट्यूब चैनल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। और आज की डेट में शार्क्स को चैनल्स को देख के ऐसा क्रेज आया होगा कि भैया ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, इसी के अंदर पैसा डालेंगे। क्रिएटर्स जो ऑलरेडी उस लाइफ को जी रहे हैं, उनको पता है ये चीज भैया लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है। और दूर से बैठे शार्क्स को लग रहा है कि भैया ये चीज ना बहुत क्रेजी है, इसमें पैसा डाल दो, जिसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं पे घाटा हो सकता है। और ये मेरी कैलकुलेशन है, हो सकता है भैया 500 करोड़ का प्रॉफिट लेके निकल जाए, मेरे को कोई दुख नहीं है। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर ये ऐसी नंबर्स देख के पैसा डालते रहे तो कहीं ना कहीं इनको मोटा घाटा होगा। बाकी तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ओडू को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।